नमस्कार। आज हम अपरदन चक्र के बारे में वाल्टर पैंक की जो संकल्पना है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने डेविस की अपरदन चक्र की संकल्पना का अध्ययन किया था, जिसमें हमने संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय के साथ स्थापित होने वाले संबंधों को देखा। वाल्टर पैंक की हम अपरदन चक्र की संकल्पना की बात करें तो वाल्टर पैंक जो है ये एक जर्मन विद्वान हुए हैं, जिन्होंने डेविस की जो भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील पेश करते हुए स्थल रूपों के विकास के लिए नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस सिस्टम के रूप में के नाम से जाना जाता है। जनरली अल्बर्ट पैंक जो है वो को भूविज्ञान का पिता के रूप में जाना जाता है, जबकि वाल्टर पैंक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पैंक महोदय द्वारा स्थल रूपों के विकास की व्याख्या करने के लिए इस चक्रीय अवस्था को समय से स्वतंत्र माना है। पैंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात जो प्रक्रम तथा अप्राकृतिक नहीं आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय जो संचलन के विकास हैं और उसके जो कारणों की कल्पना करना था। सामान्य शब्दों में मैं इसमें बात करूं तो उनका यह मानना था कि किसी भी प्रदेश की विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना इसमें मुख्य रूप से शामिल होता है। और इस संदर्भ में उन्होंने 3 तरह की अवस्थाओं या स्थितियों को स्वीकार किया है। जिन स्थितियों को हम बात करें तो इन्होंने 3 जर्मन भाषाओं में इनके नाम भी दिए हैं, जिनको हम आपस्तिजेंडे एटेक्लेम, ग्लिंग फार्मिंग एटेक्लेम और आपस्तिजेंडे एटेक्लेम के नाम से इन्होंने मुख्य माना है। इन्होंने जिस आधार पर इस सिद्धांत को माना है, उन्होंने ये माना है कि किसी भी स्थल रूप की हम बात करें तो सबसे पहले जो उसमें पूर्व जो स्थलखंड के लिए पैंक ने जो एक शब्द या नामावली का प्रयोग किया है, उसको उन्होंने प्राइमरफ नाम दिया है। प्राइमरफ जो ये स्थल ऐसा स्थलखंड है जो आकृति विहीन समतल प्राय मैदान धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। इनके अनुसार, पैंक के अनुसार, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपरदन और उसके पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। मैं इस बात को दोबारा बता देना चाहता हूं कि पैंक के अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम अथवा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपरदन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है और स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं के बराबर ये मानते हैं। अब इनकी जैसे 3 जो मुख्य स्थितियां इन्होंने जो स्वीकार की है वो ये हैं। पहले तो ये कहते हैं कि उत्थान की जो दर होती है, अपरदन विस्थापन की दर अपेक्षाकृत प्रभावी होती है, इसके कारण स्थल रूपों का विकास बढ़ती दर से होता है। दोबारा वो ये कहते हैं कि उत्थान की दर है वह अपरदन विस्थापन की दर समान होती है, जिसके कारण स्थल रूपों का विकास स्थिर रूप से होता है। तीसरे खंड में या तीसरी स्थिति में, अवस्था में वो ये स्वीकार करते हैं कि उत्थान की दर अपेक्षाकृत अपरदन विस्थापन की दर से अधिक प्रभावी होती है, जिसके कारण स्थल रूपों का विकास घटती दर से होता है। इसके लिए इन्होंने कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया है जो वे मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस सिस्टम में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वो ये मानते हैं कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के अंतर के आधार पर स्थल रूपों का विकास होता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि उत्थान व अपरदन प्रत्येक अवस्था में साथ साथ रहता है, परंतु इसकी प्रभाविता में अंतर पाया जा सकता है। तीसरा वो ये कहते हैं कि अपरदन चक्र की अवस्थाएं समय पर निर्भर नहीं करती है। चौथा वो ये कहते हैं कि अपरदन उत्थान के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कभी नहीं करता है, वो उसके साथ ही शुरू हो जाता है। और इसके आधार पर वो अपने जो सिद्धांत होता है, इसमें 3 तरह की अवस्थाएं जिसको शामिल करते हैं। और इन्होंने दिया है कि जैसे प्राइमरफ है, उत्थान की दर, उसके बाद में दिया उत्थान समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में जो एंड्रफ, इंसेलबर्ग, और जो लास्ट में जो स्थलाकृति बढ़ती है उसको एंड्रफ नाम से दिया है। और जल विभाजक शिखर भी दिए हैं, कुछ आधार तल को मानते हुए इन्होंने अपनी स्थलाकृतियाँ को प्रस्तुत किया है। अब हम सबसे पहले इनकी बात करें
तो जो पहला इनका जो पार्ट है या भाग है जिसको इन्हें आपस्ति जिंडे एटिकुलम के नाम से जाने, इनकी ये है अवस्था, ये बताती है कि ये एक युवा अवस्था के समकक्ष होती हैं और इस अवस्था के अंदर जो समतल मैदान होता है उसको प्राइमर कहलाता है, जिसके अंतर्गत जिसकी अंतर्जात बलों के परिणामतः उत्थान होने लगता है। और इस अवस्था में स्थूल रूपों का विकास बढ़ती दर से होता है। उत्थान की दर अपर्दन विस्थापन की दर की अपेक्षा अधिक होती है और इस अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई व सापेक्ष ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है और ये ऊर्ध्वाधर व लंबवत कटाव इसमें प्रभावी रहता है। ऐसा इनका इस पहले जो आपस्थित जिंडे एटिकुलम है इसके अंदर इनका मानना है, क्योंकि ये स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की अवस्था इन्होंने इसको माना है। दूसरी जो अवस्थाएं हैं वो इन्होंने ये माना है कि इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था के समकक्ष इन्होंने माना है और इस अवस्था में वो ये कहते हैं कि स्थूल रूपों का विकास है स्थिर दर से होता है और यह अवस्था उत्थान की दर व अपर्दन विस्थापन की दर की संतुलित अवस्था होती है। मतलब जिस तरह का उत्थान होगा उसी तरह का उसमें अपर्दन भी एक संतुलित अवस्था में होता रहता है और इस अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई औसत रूप से स्थिर रहती है और सापेक्षिक जो ऊंचाई होती है वो सदैव समान बनी रहती है। फिर वो इस अवस्था में को पेंक महोदय ने 3 अवस्थाओं में इसको मुख्य रूप से विभाजित किया है। जैसे इसकी इन्होंने पहली जो भाग इसका, इसमें वो ये मानते हैं कि इस उप अवस्था के अंदर निरपेक्ष ऊंचाई सापेक्षिक रूप से बढ़ती है जबकि सापेक्षिक ऊंचाई हमेशा स्थिर रहती है। फिर वो दूसरा जो इसका भाग बताते हैं वो ये कहते हैं कि यह अवस्था निरपेक्ष ऊंचाई की स्थिर व सापेक्षिक ऊंचाई की समान रहने की होती है। और तीसरा वो ये कहते हैं कि यह अवस्था निरपेक्ष ऊंचाई के आंशिक घटने की अवस्था होती है परंतु सापेक्षिक ऊंचाई समान बनी रहती है किसी भी अवस्था में। इस प्रकार उनका यह मानना है कि जो प्रौढ़ावस्था होती है या ग्लिंग फार्मर की अवस्था स्थूल रूपों के विकास में अंतर्जात व बहिर्जात बलों के संतुलन की अवस्था को इन्होंने इसमें माना है। अब हम बात करते हैं इनकी जो तीसरी अवस्था है जिसको इन्होंने आपस्थित जिंडे एटिकुलम के नाम से माना है। ये स्थल रूपों के घटती दर से विकास की अवस्था इन्होंने माना है। इस अवस्था में वो ये कहते हैं कि इस अवस्था में निरपेक्ष व सापेक्ष ऊंचाई दोनों में कमी दर्ज की जाती है और इस अवस्था में जो क्षैतिज अपर्दन होता है वो अत्यंत प्रभावी होते हुए अवतलाकार ढाल युक्त विशाल मैदान का निर्माण करता है जिस मैदान को पेंक महोदय ने इंड्रफ नाम से जाना जाता है। और इस इंड्रफ में इंसेलबर्ग जैसी अपशिष्ट जो पहाड़ियां हैं वो देखने को मिलती हैं या जो अवशेष के रूप में हमें देखने को दिखाई देती हैं और ये मैदान तीव्र अवतलाकार ढाल व मंद अवतलाकार ढाल रखता है जिसे पेंक महोदय ने क्रम से वासजुजैन और हाइडेनहेग के 2 नामों से इन्होंने इसको जाना है, जो आप चित्र में आराम से इसको देख सकते हैं। और इस अवस्था के में वो सापेक्षिक चक्र का तीव्रता से ह्रास होता है और ऊपरी वक्र और निचला वक्र अत्यधिक समय व्यापक परस्पर समानांतर हो जाते हैं। इस तरह की ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं जो अपर्दन चक्र को प्रभावी करती हैं। अब हम इनके जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की हम मूल्यांकन की बात करें तो सबसे पहले मैं इस सिद्धांत में ये बताऊंगा कि ये एक कठिन जर्मन भाषा में प्रकाशन किया गया था और अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद व व्याख्या के कारण जो पेंक की जो इस्लाकृतियों के विकास की जो मॉडल की प्रारंभ में सही ढंग से व्याख्या ही नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये सिद्धांत है यह संकल्पना ज़्यादा पॉपुलर या प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। इसके अलावा पेंक ने संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह डेविस की मॉडल की जर्मनी में दुर्गति की गई थी। फिर हम इसमें देखते हैं कि अमेरिकी जो भूवैज्ञानिकों ने पेंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निर्वर्तन और भूपटल में सतत संचलन की जो संकल्पना पर भी इन्होंने विरोध प्रकट किया है। इसी तरह जो प्रारंभिक जो अंग्रेजी अनुवाद ये देखिए जो अनुवाद किए गए थे वो पेंक की ढालों के समानांतर निर्वर्तन में विश्वास था, परंतु बाद में अनुवादों में बताया गया कि पेंक के ढाल में प्रतिस्थापन में विश्वास करते हैं। इस तरह से इस सिद्धांत में कुछ विरोधाभास पैदा हो गए थे भाषाओं को लेकर, जिससे ज़्यादा सिद्धांत अपना आप में पॉपुलर या प्रसिद्धि नहीं पा सका था।
इस तरह हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज के कारण ज्यादा देखने को मिली है। और सारांश में जो जितनी जो प्रसिद्धि ये सिद्धांत को मिलनी चाहिए थी, जितनी डेविस को मिली, उतनी इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिल पाई। धन्यवाद।